हेलो कॉमर्स की जान, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन और इस कॉमर्सार्थी किसान मान पहचान, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपसे कमिटमेंट की थी कि हम आपके लिए आपकी एचएसएससी सीईटी मेंस के लिए एक बढ़िया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हम वो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज होगी हमारी प्रचंड पीवाईक्यू सीरीज। इस प्रचंड पीवाईक्यू सीरीज में मैं आपके लिए जो प्रत्येक स्टेट में प्रत्येक बोर्ड्स कमीशन द्वारा कॉमर्स बेस्ड गवर्नमेंट जॉब के लिए जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं उन सभी को यहाँ पर हम पीवाईक्यू सीरीज के अंदर सोल्व करेंगे, उनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो सीरीज है, ये जो प्रचंड पीवाईक्यू सीरीज है, ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाले। मील का पत्थर आपके लिए कहां कहां साबित होगी? अगर आप लेक्चरर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप अकाउंटेंट की एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑडिटर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी सेक्शन ऑफिसर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूडीसी एलडीसी अकाउंट्स क्लर्क एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि कॉमर्स बेस्ड वैकेंसी है, उनके लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस कॉमर्स सारथी को बेचिंतित होकर ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये प्रचंड पीवाईक्यू सीरीज है, ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी, इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूं। आज हमारा डे 1 है, इसलिए हम डिविजनल अकाउंटेंट का पेपर 2019 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। जो डिविजनल अकाउंटेंट थे, ये हमारे यूएचबीवीएन डिपार्टमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट हुई थी, उसके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। ये हमारा पार्ट 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं, आपको पॉज कर लेनी है वीडियो, पहले उत्तर देना है, फिर आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर मैं एक एक मिनट का टाइम दूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी चली जाएगी, इसलिए हम चाहते हैं कि कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट को कवर कर लें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हमारे 3 पार्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार। कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो 3 पार्ट्स में बनानी होती है। एक तो होती है हमारी इनकम स्टेटमेंट। जो इनकम स्टेटमेंट है उसके अंदर हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट होती है हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसके अंदर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई प्यारी बहन। और तीसरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है हमारी, वो होती है हमारी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। एंड चौथा हम प्रिपेयर करते हैं, वो क्या करते हैं, नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट एज पर कंपनी एक्ट 2013। इसलिए इसका राइट आंसर होगा कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका कौन सा पार्ट नहीं है, तो वो हम स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। जो एक्रूअल बेसिस है हमारा अकाउंटिंग का, उसके अंदर हम रिवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेंगे? ठीक है, हमारे अकाउंटिंग के 3 सिस्टम है। जब हम जर्नल्स में अकाउंटिंग करते हैं, उसके हमारे पास 3 बेस हैं। एक तो है हमारा कैश बेसिस। कैश बेसिस में हम क्या करते हैं, जब कैश हैंड टू हैंड चेंज होता है, या हमने कोई इनकम रिसीव की, कैश हमें रिसीव किया, या हमने कैश कोई पेड किया, चाहे वो एक्सपेंसेस या इनकम हमें 1 साल पहले हुई हो या हमें 1 साल बाद होनी हो या बाद पेड करनी हो, लेकिन जब हम कैश रिसीव करते हैं, पेड करते हैं, तभी हम उसकी एंट्री कर लेते हैं हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में। दूसरा हमारा सिस्टम है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस, ठीक है, इसे हम मर्सेंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, इसे आल्सो नोन एज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लेना आप, मर्सेंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम इसे हम कहते हैं। इसके अंदर होता क्या है मेरे भाई, जब भी बिजनेस के अंदर कोई ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन इन द सेंस कि सपोज कीजिए हमें कोई इनकम अर्न हुई, हम उसकी एंट्री तभी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में कर देंगे, चाहे वो इनकम अर्न हुई उससे रिलेटेड हमें कैश अब मिला हो या बाद में मिला हो, ठीक है, या पहले मिला हो, हम उसकी एंट्री तभी करेंगे जब हमें रियल में वो इनकम अर्न हो चुकी होगी या दे हो चुकी होगी वो इनकम हमें, या कोई एक्सपेंसेस जो हमने पेड किया है वो पेड ड्यू हो चुका है, जैसे ही वो ड्यू हो जाएगा ना उसकी तभी एंट्री करेंगे हम। ठीक है, एक्रूअल सिस्टम में ऐसे होता है। तीसरा हमारा अकाउंटिंग बेसिस है, वो है हमारा हाइब्रिड हाइब्रिड अकाउंटिंग
बेसिस, ठीक है। इसे हम मॉडिफाइड मर्सेंटाइल सिस्टम भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मॉडिफाइड एक्रूअल बेसिस या मॉडिफाइड मर्सेंटाइल बेसिस। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमें रिवेन्यू हुआ, जो रिवेन्यू हुआ या इनकम हुई, उसे तो हम बुक्स में एंट्री तभी करेंगे जब उसका कैश हमारे पास आ जाएगा, कैश बेसिस पर करेंगे। और जो हमारे एक्सपेंसेस है, जो हमारे लॉसेस हैं, उन्हें हम एक्रूअल बेसिस पर ही कैश बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर देंगे, ठीक है। इसके हम दोनों, इसमें जो हमारा हाइब्रिड अकाउंटिंग बेसिस है, इसमें हम दोनों सिस्टम को ऐड कर लेते हैं, दोनों चीजों को, दोनों मेथड को ऐड करते हैं। ये कॉम्बिनेशन है, इसीलिए हम इसे हाइब्रिड बोलते हैं। अब ये पर्सन पूछ रहा है कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज, रिवेन्यू को हम कब रिकॉग्नाइज करेंगे एक्रूअल बेसिस में, वो करेंगे एट द ईयर ऑफ एंड। क्या हम एंड में करेंगे? एट द टाइम व्हेन अकाउंट्स अमाउंट इज रिसीव्ड, जब हमें रिसीव्ड हुई अमाउंट, ये तो हम कैश बेसिस में करते हैं, कैश बेसिस में। एट द टाइम व्हेन इनकम इज अर्न, बिल्कुल ये हुआ हमारा राइट आंसर। ये हमारा राइट आंसर हुआ कि जो एक्रूअल बेसिस है उसमें हम रिवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेंगे, जब वो अर्न हो चुकी है, जब हमें रिवेन्यू अर्न हो चुका है या एक्सपेंसेस जो हुए हैं वो एक्रूड हो चुके हैं या ड्यू हो चुके हैं, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विच अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 वो किससे रिलेटेड है? वो है हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर पीरियड, ठीक है, उससे रिलेटेड है। दूसरा किससे रिलेटेड है? नेट प्रियोर पीरियड आइटम, जो हमारी इस पीरियड से पहले की आइटम है, ट्रांजैक्शन बची हुई है, उससे रिलेटेड जो भी आइटम है उसकी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के अकॉर्डिंग हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेंगे। तीसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 किसके लिए यूज होता है मेरे भाई? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 वो होता है हमारा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, क्योंकि इसके अंदर हमने 3-4 चीजों को ऐड कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन अगर ज्यादा ही डिफिकल्ट बना दे तो उसमें पूछ सकता है कि नेट पीरियड आइटम वाली एंट्री हम किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करेंगे, वो हम करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के अकॉर्डिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 हमारा है रिवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड, रिवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 है हमारा प्रोविजन से रिलेटेड, प्रोविजन कंटीजेंट, कंटीजेंट एसेट या कंटीजेंट लाइबिलिटी, ठीक है। इससे रिलेटेड है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। और हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 इज द राइट आंसर, बिकॉज हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमारे हमें जो हमारी कंपनी को, फर्म को गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है, ग्रांट या इंसेंटिव या सब्सिडी जो मिली है, इसका हम लेखा जोखा जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हैं वो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के अकॉर्डिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है when the price for a good or service rise, demand for such goods or service। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपका लॉ ऑफ डिमांड को, लॉ ऑफ डिमांड या कीमत के नियम से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? ये हमारा जो प्राइस और उस वस्तु की कीमत या वस्तु की मांग के बीच इनवर्स रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये कीमत और मांग के बीच संबंध को नियमित करता है, संबंध को डिफाइन करता है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जो हमारी वस्तु की कीमत है और जो वस्तु की मांग है उनके बीच में है ना इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अगर सपोज कीजिए गुड्स का कोई प्राइस है वो इंक्रीज हुआ, वो इंक्रीज हुआ तो गुड्स की जो डिमांड है, जो डिमांड है वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सेम केस ये रूल ये कहता है, लॉ ऑफ डिमांड ये चीज कहता है। तो क्वेश्चन ने पूछा कि व्हेन द प्राइस फॉर ए गुड्स और सर्विसेज राइज, जैसे इनका प्राइस राइज हो जाता है तो डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी, इसलिए क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा सी, जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट ए रूल फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के हमारे 3 रूल है, हम 3 हैं। पहला है हमारा रियल अकाउंट, जो हम बिजनेस की एसेट के लिए बनाते हैं, इक्विपमेंट के लिए बनाते हैं। फिर है हमारा पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का अलग रूल है। तीसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब हम इनके रूल देख लेते हैं कौन से है। डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट,
इज रिलेटेड विद रियल अकाउंट। ठीक है मेरे भाई। दूसरा बी ऑप्शन है डेबिट द गिवर क्रेडिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जो इसका रूल है ये है पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन इज रिलेटेड फॉर नॉमिनल अकाउंट। तो राइट आंसर होगा हमारा डेबिट द गिवर क्रेडिट द रिसीवर इज नॉट ए रूल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये हमारा अकाउंटिंग का रूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी परचेज फर्नीचर फॉर रुपए 10 लाख, दी लाइफ ऑफ फर्नीचर इज 8 years and the residual value of the furniture is 1 lakh, what will be the amount of depreciation। इसने हमसे पूछा है कि आप डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करके दिखाइए। ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग हम हमारे से चाह रहा है कि ये डेप्रिसिएशन हमें इन्हें बताएं। तो ये मेथड क्या होगा इसका, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। डेप्रिसिएशन जो है हमारी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, जिसे हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द एसेट, लाइफ ऑफ द एसेट। ठीक है मेरे प्यारे भाई प्यारी बहन। अब इसे हम फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं इस अमाउंट को। जो हमारी एसेट थी, फर्नीचर था, उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी, उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी 10 लाख रुपए। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू कितनी बची, 1 लाख रुपए। जब हम 1 साल 8 साल के लिए हम अपनी एसेट को यूज कर लेंगे, उसके बाद जो उसकी स्क्रैप वैल्यू बचेगी वो 1 लाख रुपए बचेगी। और इसकी लाइफ ऑफ द एसेट कितनी बता रहा है, 8 साल बता रहा है। तो 9 लाख डिवाइड बाई 8, तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका बी, 1,12,500 रुपए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमनली यूज्ड इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड अंडर ए परपेचुअल सिस्टम। हमारे जो इन्वेंटरी है, इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड है, जो ये हमारा इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड है, उसकी दो सिस्टम है। दो सिस्टम कैसे है, एक तो है हमारा पीरियोडिकल, पीरियोडिकल मेथड। दूसरा है हमारा परपेचुअल मेथड। जो पीरियोडिकल मेथड है उसके अंदर हम अपनी इन्वेंटरी की जो वैल्यूएशन करते हैं वो हम या तो ईयर के एंड में करते हैं या मंथ के एंड में करते हैं। इसके मेथड हमारे पास क्या क्या रहते हैं, एक तो रहता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बेस पे हम इन्वेंटरी की वैल्यूएशन करते हैं, या फिर हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन दिया होता है, नेट सेल दी होती है, उसके बिहाफ पर हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्लोजिंग इन्वेंटरी, ओपनिंग इन्वेंटरी की वैल्यूएशन कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा मेथड क्या है कि परपेचुअल इन्वेंटरी मेथड। इसके अंदर हम इसके अंदर हम इन्वेंटरी की वैल्यूएशन करते हैं। ये परपेचुअल मेथड होता क्या है, जैसे ही हमारे बिजनेस के अंदर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज या तो हमने परचेज की या हमने सेल की, उसका तुरंत इफेक्ट किस पे पड़ता है, हमारी इन्वेंटरी पर पड़ता है। जो कि ये क्या सिस्टम है, ये हमारे जब हम अपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, तो सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे ही हम सेल या कोई परचेज ऐड करते हैं, तभी हमारी जो इन्वेंटरी की वैल्यू है वो डायरेक्टली चेंज हो जाती है। ठीक है, वो डायरेक्टली चेंज हो जाती है। वो चेंज कैसे होती है, क्योंकि इसके अंदर ये ना एक सतत मेथड है, इसमें के अंदर हम लगातार इन्वेंटरी की वैल्यूएशन करते रहते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि जो परपेचुअल इन्वेंटरी मेथड है, परपेचुअल सिस्टम है इन्वेंटरी वैल्यूएशन का, उसका कौन सा मेथड नहीं है, जो इन ऑप्शन में दिए गए हैं इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज द राइट, क्योंकि ये इसका मेथड है, फीफो मेथड। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका भी ये भी मेथड है, इसका इन्वेंटरी का, इन्वेंटरी को वैल्यूएशन करने का मेथड है। ठीक है, तीसरा है हमारा हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट की, जो जो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू का जो स्टॉक हमारे पास आया उसे हम सबसे पहले सेल करेंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा मेथड हीफो। लोवेस्ट इन फर्स्ट आउट, ये हमारा कोई इन्वेंटरी वैल्यूएशन का मेथड नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ वैल्यू। इनमें से हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन फाइंड आउट करने का जो सबसे पहले सीक्वेंस है कि हम जो हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं, जो हमारे पास सीरीज है, सबसे पहले तो हम उसे ऑर्डर में लगाएंगे, सीक्वेंस में लगाएंगे। तो इसमें सीक्वेंस में लगा लेते हैं भाई 2 4 4 4 6 7 7, ये हुई हमारी सीरीज।
ठीक है, अब हमें इसका मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के अगर हमारे पास ओड है, अगर हमारे पास ओड नंबर्स हैं तो उसका बिल्कुल बीच वाला पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा मीडियन। अगर है हमारा इवन, अगर है हमारा इवन तो n+1 डिवाइड बाई 2 मीडियन आ जाएगा। अब इसमें क्या है, ये ओड नंबर हमें दिया हुआ है, इसके अंदर बिल्कुल मिडल की जो वैल्यू है वो हमारा मीडियन होगा। हम इसके अंदर टोटल वैल्यू 7 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 ऊपर वाली छोड़ देंगे और 3 नीचे वाली छोड़ देंगे, 4 हमारा क्या हुआ, मीडियन हुआ। राइट आंसर हुआ हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन an independent variable is numerically related to the dependent variable it is known as। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब एक स्वतंत्र परिवर्तनशील निर्भर परिवर्तनशील से सांख्यिकीय तौर पर संबंधित है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जो हमारा वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो न्यूमेरिकल रिलेटेड है डिपेंडेंट वेरिएबल से, तो उसे हम क्या बोलेंगे। देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर डिस्पर्जन आएगा नहीं, ठीक है, मोमेंट्स भी नहीं आएगा। अब डिपेंड करता है कि हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा, अगर हम एग्जाम में बैठे हैं तो हम कंफ्यूज होंगे कि कोरिलेशन भी, मतलब रिलेशन को तो रिलेशन की तो बात करता है कोरिलेशन, और रिग्रेशन भी रिलेशन की बात करता है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर एक मेन डिफरेंस है, जो बारीक डिफरेंस क्या है कि जो रिग्रेशन है वो हमें बताता है कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। आई मीन कि जो हमारा रिग्रेशन है वो हमें बताता है कारण और परिणाम, कि किसके कारण क्या परिणाम प्राप्त हुआ, कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था, उसके कारण जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसके कारण हमें क्या परिणाम प्राप्त हुआ, उसके कारण क्या डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस हुए। ठीक है, ये हमें बताता है कारण और परिणाम को। और जो कोरिलेशन है वो हमें रिलेशन तो बता देता है दो वेरिएबल के बीच कि कितना रिलेशन है, लेकिन उनके बीच कौन सा वेरिएबल कारण बनेगा और कौन सा वेरिएबल उसका परिणाम बनेगा, इस चीज की व्याख्या नहीं की जाती। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा रिग्रेशन, क्योंकि इसके अंदर पहले ही मेंशन कर दिया कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो न्यूमेरिकल रिलेटेड है डिपेंडेंट वेरिएबल से। इसने पहले ही कैटेगराइज कर दिया कि वेरिएबल तो है, उनके बीच में रिलेशन भी है, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा रिग्रेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will be the journal entry for the given transaction ABC Limited paid salary in cash to Mr. Manish of ₹50,000 in the month of March 2019। ये बोल रहा है कि एबीसी लिमिटेड थी, उसने हमारे एक एम्प्लॉय था, उसको सैलरी पेड की कैश में, तो उसकी हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे। ठीक है, उसकी एंट्री क्या होगी कि सैलरी पेड की, ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है तो ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ठीक है, तो डेबिट कर देंगे हम सैलरी को, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि सैलरी हमारे लिए एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस हम नॉमिनल अकाउंट का रूल इस पर इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि कैश में पेड की, अब सपोज कीजिए ये बोल देता कि पेड सैलरी टू मिस्टर मनीष, सैलरी पेड टू मिस्टर मनीष, तो यहां पर आता टू मनीष अकाउंट, टू मनीष अकाउंट। लेकिन क्वेश्चन में दिया है एबीसी लिमिटेड पेड सैलरी इन कैश, कैश में हमने पेड कर दी, तो हम यहां पर एंट्री क्या आएगी मेरे प्यारे भाई, यहां पर एंट्री आएगी टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा, आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अच्छा, अब हमने रेंज निकालनी है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर डिस्पर्जन से रिलेटेड है, क्वेश्चन है जो स्टैटिस्टिक्स में है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। जो सीरीज की सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें से हम माइनस कर देंगे सीरीज की सबसे छोटी वैल्यू को। अब ये हमारे पास सीरीज दी हुई है, इसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, इसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू है हमारी 60 और सबसे छोटी वैल्यू क्या है 25। ये हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू है और ये हमारी लार्जेस्ट वैल्यू है, इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारा राइट आंसर होगा 35। राइट आंसर ये हमारा होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ इवेंट्स इन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर ये हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है, इसके अंदर पूछा गया कि कौन सा इवेंट हम प्रोबेबिलिटी के अंदर अक्सर रीड नहीं करते, कंसीडर नहीं करते।
तो कौन सा पार्ट इवेंट है जो प्रोबेबिलिटी का पार्ट नहीं है? वो है हमारा डिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट इवेंट्स कौन सा इवेंट होता है जिसके कारण, सपोज कीजिए कि एक इवेंट की हैपनिंग हुई, मान लो एक इवेंट की हैपनिंग हुई, उसका प्रभाव दूसरे इवेंट पर भी पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने 52 जो हमारी ताश की गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं, उनमें से हमने एक पत्ता निकाल लिया। अब एक पत्ता निकालने के बाद हमने उसे डाला नहीं, बच गए 51 पत्ते। 51 में से फिर हमने एक निकाल लिया, तो जो ये पहला पत्ता निकाला था ना, इसका इफेक्ट किसकी प्रोबेबिलिटी पर किसकी प्रोबेबिलिटी पर हुआ? दो दूसरा पत्ता हमने, जो दूसरा कार्ड हमें गड्डी से निकाला था, उसकी प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट किया किसने किया? पहले इवेंट ने। तो ये हुआ डिपेंडेंट इवेंट। और एक होता है इंडिपेंडेंट इवेंट, कि एक इवेंट के घटने से दूसरे इवेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सपोज कीजिए कि हमने एक सिक्का उछाला, ठीक है, फिर हमने उसके अंदर आया हमारा हेड, ठीक है, हेड हमें आउटकम मिला। अब दोबारा हमने एक पासा फेंका, क्या ये जो हमने सिक्का उछाला था, इसके जो हेड आया, इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा पासा फेंकने पर? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इसलिए यह हुआ हमारा इंडिपेंडेंट इफेक्ट। एक होता है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कि अगर एक इवेंट की हैपनिंग हो जाती है तो दूसरा इवेंट नहीं घटेगा। कि हमने मान लीजिए, ऐसा कभी हुआ है कि जैसे कि मैंने सिक्का उछाला, हेड भी साथ में आ जाए एक ही सिक्के पर और टेल भी साथ में आ जाए, ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है कि एक इवेंट के घटने से दूसरा इवेंट नहीं घटेगा। दोनों दो इवेंट होते हैं जो वो एक साथ नहीं घट सकते। ऐसा हो सकता है कि हम एक सब्जेक्ट के अंदर एक ही साथ में फाइल भी हो जाए और पास भी हो जाए, नहीं हो सकता। ठीक है, अब जो चौथा पॉइंट है म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट, ये हमारा नहीं होता, प्रोबेबिलिटी का पार्ट नहीं, इसलिए राइट आंसर होगा हमारा म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। ये हमारा इवेंट प्रोबेबिलिटी का नहीं है। The virtual cost of the next best alternative foregone is called, जो हमने अगले सर्वोत्तम वैकल्पिक त्याग है जो, उसकी आभासी लागत को क्या कहेंगे? जो हमने बेस्ट अल्टरनेट हमें मिल सकता था उसे हमने छोड़ दिया जब हम डिसीजन करते हैं। सपोज कीजिए कि आप आज पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इस स्टडी की जगह आप खेल भी तो सकते थे, आप सो भी तो सकते थे। जो आपने स्टडी करने के लिए आपका बेस्ट अल्टरनेट, जो स्टडी आपने चूज किया, डिसीजन लिया कि मैं अब बैठकर स्टडी करूंगा, लेकिन अगर सपोज कीजिए इस टाइम को आप कंज्यूम करते, इस टाइम को आप कहीं और यूज करते, क्या आप प्लेइंग कर सकते थे, गेम खेल सकते थे, आप स्लीपिंग कर सकते थे? तो इसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है जो, उसकी वैल्यू क्या है? वही हमारी क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी मेरे भाई, वो हमारी होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ये। लेकिन अगर किसी ने ये दोनों कंसेप्ट थोड़े पढ़ रखे होंगे, ये कंसेप्ट दोनों, इंप्यूटेड कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इनको ऊपर ऊपर से रीड किया होगा, तो वो बच्चा यहाँ पर फजल हो जाने वाला है। क्योंकि इंप्यूटेड कॉस्ट क्या होती है मेरे भाई? जो इंप्यूटेड कॉस्ट होती है वो किसी बिजनेस के ओनर होता है, जो उसकी जो एसेट्स होती हैं, जो उसकी पर्सनल एसेट होती हैं। सपोज कीजिए कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे पास मशीनरी है, या मेरे पास कोई फैक्ट्री की जो लैंड है वो मेरे पास है, ठीक है। अब मैंने उस लैंड को अपनी फैक्ट्री के लिए यूज कर लिया, अपने बिजनेस के लिए यूज कर लिया। सपोज कीजिए अगर मैं इस लैंड को कहीं और भी तो यूज कर सकता, इसको किराए पर भी तो दे सकता था। तो इंप्यूटेड कॉस्ट होती है वो, इसका नैरो स्कोप होता है, जो किससे रिलेटेड होती है? जो जो ओनर होता है उसकी पर्सनल एसेट, जो कि जिससे वो कहीं और यूज करके वहां से इनकम अर्न कर सकता था, वो होती है। और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ये वाइडर टर्म होती है इंप्यूटेड कॉस्ट से। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया? बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। जो हमारी एलपीजी 1991 आई थी, एलपीजी 1991 आई थी, ये पूछ रहा है कि इसमें से ये ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसका पार्ट नहीं था? तो लिबरलाइजेशन था, एलपीजी से लिबरलाइजेशन बना है। प्राइवेटाइजेशन था, ग्लोबलाइजेशन था। इसका मतलब है राइट आंसर होगा हमारा कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कौन सी लिमिटेशन नहीं है, उसकी क्या सीमाएं नहीं है? देखिएगा, कंट्रोलिंग कॉस्ट नॉट पॉसिबल,
जो कंट्रोलिंग कॉस्ट है, जो नियंत्रण करने की लागत है, वो फाइनेंशियल सिस्टम में पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इसकी एक सीमा है। जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, वो हमें सिर्फ इन्फॉर्म करती है कि क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई, कहां कहां से हमें एक्सपेंसेस हुए, कहां कहां हमें इनकम हुई, इस चीज का हमें ब्यौरा देती है। ठीक है, जो कंट्रोल करती है, कॉस्ट कंट्रोल कौन करता है, वो हमारी होती है कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम कंट्रोलिंग कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब है हिस्टोरिक इन नेचर, ये भी इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके अंदर हम जो हमारी फिक्स्ड एसेट हैं, उनको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है या ओरिजिनल कॉस्ट है, उसी के बेस पर, उसी वैल्यू से हम उसकी एंट्री करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, ये भी उसकी लिमिटेशन है। रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, क्यों, ये भी उसकी लिमिटेशन है। कैसे है भाई, क्योंकि ये प्रत्येक जो ट्रांजैक्शन है उसकी एक्चुअल कॉस्ट को रिकॉर्ड नहीं कर पाता, बल्कि कहीं पर हिस्टोरिकल कॉस्ट, कहीं पर ये अपनी अकाउंटेंट होता है, वो अपनी जजमेंट के बेस पर भी रिकॉर्ड कर सकता है। जैसे कि हमने वैल्यूएशन करना है इन्वेंट्री का, वहां पर हम मार्केट प्राइस है और उसका जो एक्चुअल प्राइस है उसमें से विच एवर इज लेस होता है, उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब हम कर लेते हैं कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स। बिल्कुल, ये इसकी लिमिटेशन नहीं है भाई, ये इसकी मेरिट्स हैं, ये इसका राइट आंसर होगा, ये इसकी मेरिट है, क्योंकि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो हमें कंपैरिजन करती है, जो उसके रिजल्ट्स हैं, हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो रिजल्ट मिले हैं, उनके बिहाफ पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं दूसरी फर्म के साथ या एक पीरियड के दूसरे पीरियड के साथ। ठीक है, ये उसकी लिमिटेशन नहीं है, बल्कि उसकी मेरिट्स है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल ऑफ गैप state that company reveal every aspect of functioning in their financial statement। कि जो गैप है हमारा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसका कौन सा सिद्धांत ये बात कहता है कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उन्हें हर एक प्रकार से हर एक पहलू को अकाउंटिंग में दिखाना चाहिए, अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में हर एक पहलू को दिखाना चाहिए प्रत्येक ट्रांजैक्शन के। तो वो हमारी कन्वेंशन है, वो है हमारी फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है, वो उसका हमारा राइट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, while preparing bank reconciliation statement what will be the treatment for deposit in transit। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जब हम बीआरएस स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, तो उस टाइम हमारे पास एक कंडीशन आती है कि जो हमारा डिपॉजिट है, जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया, वो ट्रांजिट है मतलब रास्ते में है, अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ। जैसे ही हमने हमारे पास से कोई चेक भेजा, वो हमने बैंक में भेजा, ठीक है, तो जैसे ही हम चेक को भेजते हैं, तो हमारी जो कैश बुक है ना, जो हमारी कैश बुक है, उसमें हम ऐड कर देते हैं, कैश बुक में ऐड कर दिया। अब कैश बुक का जो बैलेंस था वो इंक्रीज हो गया हमारा, लेकिन जो ये चेक था ये बैंक तक अभी तक नहीं पहुंचा। इसका मतलब बैंक बैलेंस तो वहीं पर खड़ा है ना, जहां पर पहले था, क्योंकि इसका तो अभी तक इफेक्ट ही नहीं पड़ा, क्योंकि बैंक को तो पता ही नहीं ना, अभी तक डिपॉजिट हमारे पास आने लग रहा है, इस अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है। ठीक है, ये तो वहीं पर खड़ा है, इसलिए इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम, जो बैंक बैलेंस है बीआरएस करने के लिए बैंक बैलेंस में हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। नहीं, क्यों करेंगे हम डिडक्ट तो करेंगे नहीं इसको हम, गलत, इट विल नेदर बी डिडक्टेड नॉर एडेड टू द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, गलत, इट विल बी एडेड टू द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बिल्कुल ये राइट आंसर होगा हमारा, इसको हम ऐड कर देंगे बैलेंसेस में एज पर दी बैंक स्टेटमेंट, जो बैंक की स्टेटमेंट है, बैंक की स्टेटमेंट को से मैच करने के लिए हम इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, हमारी बैंक बैलेंसेस में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपनी मेड सेल ऑफ रुपए 5 लाख एट ए ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन रुपए 30%, परचेज फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपए 3,70,000 एंड द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक वाज रुपए 20,000 रुपए। वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक निकालनी है हमें। अब देखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि जो हमारी परपेचुअल, जो हमारी पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम है,
पीरियोडिकल जो हम वैल्यूएशन करते हैं इन्वेंट्री का, उसके अंदर हमारे पास दो मेथड होते हैं। या तो हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के थ्रू निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये हुआ हमारा एक मेथड। अगर इतनी चीजें हमें दी हुई है तो हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लेंगे। अगर हमें ये चीजें नहीं दी तो हम दूसरा तरीका भी है, हमें क्वेश्चन में दिया मिलेगा कि जैसे इसमें दे रखा ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन कितने परसेंट है? 30% है। नेट सेल कितनी है हमारी? नेट सेल वो है हमारी 5 लाख रुपए। इसका 30% ग्रोस ग्रोस प्रॉफिट है, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये कितना हुआ मेरे भाई? ये हुआ हमारा ग्रोस प्रॉफिट हुआ हमारा 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। अगर 1.5 लाख रुपए हम नेट सेल से माइनस कर देंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा हमारा नेट सेल माइनस ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हमारा ग्रोस प्रॉफिट था वो हमारा 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए को हम अगर 5 लाख रुपए में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें कैलकुलेट करना, वो कैसे करना है? वो नेट सेल में से माइनस ग्रोस प्रॉफिट माइनस कर देंगे। अब नेट सेल है हमारे पास 5 लाख रुपए माइनस ग्रोस प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास क्या हुआ? वो हुआ हमारे पास 3.5 लाख रुपए, ठीक है। अब हमने मेथड क्या पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक परचेज फॉर दी ईयर 3,70,000 रुपए प्लस 20,000 रुपए हमारा ओपनिंग स्टॉक है माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये था हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दिया? 3.5 लाख रुपए का। अब हम इस अमाउंट को उठा के यहाँ ले जाएंगे, या कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक को इस साइड ले जाएंगे, 3.5 लाख को इस साइड ले आएंगे, तो 3,90,000 में से माइनस करेंगे 3.5 लाख रुपए, तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 40,000 रुपए। इज द राइट आंसर। 40,000 रुपए हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ कैश फ्लो एक्टिविटी? ये हमारे पास कैश फ्लो एक्टिविटी प्रिपेयर करनी होती है हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग, जो कि मैंडेटरी है एज पर कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो हम प्रिपेयर करते हैं, उसके अंदर 3 प्रकार की एक्टिविटी होती है। एक तो होती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक तो होती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी होती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरी होती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये 3 एक्टिविटी के से हम कैश के आवागमन को मेजर करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी से कितना कैश गया और कहाँ कहाँ गया और कितना कैश हमारे पास आया, ये इस चीज का ब्यौरा होता है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये होती है हमारी एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये भी हमारी कैश फ्लो की एक्टिविटी होती है। कैश फ्लो फ्रॉम डिफरेंशिएटिंग एक्टिविटी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये हमारी एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है। इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये भी हमारी एक्टिविटी होती है। देखिएगा हमने डिविजनल अकाउंटेंट का पूरा पेपर में से आधा पेपर हमने कवर कर लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है, ये 90 मार्क्स का आता है, 90 क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर और 40 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम इस कंप्लीट पेपर को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा अपने इस कॉमर्स सारथी के साथ। थैंक यू।